जय हिंद दोस्तों। बहुत जल्दी नेपाल भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाला है। यहाँ के लोगों के दिमाग में ईसाई आतंकियों ने एक बात डाल दी है कि कांगड़ा, गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम नेपाल की ज़मीन है, ठीक है। और इसे नेपाल ने ब्रिटिश इंडिया को दिया है। ब्रिटिश इंडिया तो अब रहा नहीं, इसलिए भारत से वो ज़मीनें वापस मांगनी पड़ेगी। और अब नेपाल के 70% लोग ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं, ठीक। बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, जैसे एक फनिंदर नेपाली हैं, बाकी छोटे मोटे चैनल तो बहुत सारे हैं, ठीक है। एक थैंक्स नेपाल है, अभी उन्होंने सुगोली संधि पे कुछ बोला था, उन्हीं का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कलर ऑफ नेपाल, ग्रेटर नेपाल, न जाने कितने कितने चैनल हैं जो टोटल समाचार भारत विरोधी दिखाते हैं। और फनिंदर नेपाली का तो कहना है कि संविधान से 1950 भारत नेपाल संधि से धारा 1 और 8 हट जाएगी तो हम भारत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ेंगे भारत के खिलाफ। मित्रों, गोरखा जो लोग हैं वो सही लोग हैं, ठीक है, और हमारे हिंदू लोग हैं। ये हमारे विरोध में जाएं, ये अच्छी बात नहीं है, भारत के लिए ये बहुत घातक है। गोरखा जो है एक बहादुर कौम है, ठीक है। इसे मुस्लिम सेना भी पराजित नहीं कर पाई। एक बार गुरगिन खान की 50,000 आर्मी ने नेपाल पे अटैक किया था, ठीक है, जिसमें 7,000 गोरखाओं ने 21,000 मुस्लिम सेना को ख़त्म कर दिया वहाँ पे। ये जगह हिटौड़ा नाम की कोई जगह है नेपाल में, और जो बाकी सैनिक बचे वो भाग गए वहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हिंदुओं में एक गोरखा जो कौम है वो बहुत बहादुर है, इसलिए इसका हमारे विरोध में यानी भारत के विरोध में होना ये अच्छी बात नहीं है। तो गोरखाओं के दिमाग में ग्रेटर नेपाल की बात डाली गई है। ग्रेटर नेपाल में कांगड़ा से लेके सिक्किम तक ये सारा भूभाग नेपाल का है, ठीक। और आज बच्चा नेपाल का बच्चा ग्रेटर नेपाल की बात करता है, यानी भविष्य में नेपाल भी कुछ भारत के खिलाफ करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ईसाई आतंकियों का सपोर्ट है ना इन लोगों को। अब सबको तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिनका ईसाईकरण हो रहा है, यानी जो लोग ईसाई बन रहे हैं वो कट्टर भारत विरोधी बन रहे हैं। जो ईसाई बन रहे हैं नेपाल में वो बहुत ज़्यादा भारत विरोधी हो रहे हैं। ये जो ग्रेटर नेपाल वाला अभियान है ये अब तक तेज हो जाता, ठीक है, लेकिन नेपाल में चीन घुस गया, इसलिए ये आंदोलन उग्र रूप नहीं ले पाया। क्योंकि अगर नेपाल अस्थिर होता है तो वहाँ से फिर तिब्बत मूवमेंट फिर उठेगा। इसलिए चीन नहीं चाहता है साउथ एशिया में किसी प्रकार का कोई अलगाववादी आंदोलन बढ़ के, ठीक है। इसलिए ये ग्रेटर नेपाल वाला जो अभियान है, आंदोलन है, ये उग्र रूप नहीं लिया। और पश्चिमी देश पूरी ताकत लगा रहे हैं कि ये आंदोलन उग्र रूप ले, जिससे भारत से कश्मीर और चीन से तिब्बत को अलग किया जाए। अब मैं नेपाल के गोरखा भाइयों को समझाना चाहता हूँ कि बार बार जो आप लोग बोलते हैं सुगोली संधि में कितना हिस्सा भारत को दे दिया गया, तो जो हिस्सा भारत को दिया गया वो हिस्सा कब नेपाल का हिस्सा था, इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले तो ये जानिए कि 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती है, ठीक है। एक मोनार्की शासन व्यवस्था मोनार्की, और दूसरी होती है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ठीक। तो मोनार्की जो शासन प्रणाली है वो आज के समय में नहीं चलती है। तो मोनार्की शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है वही राज करता है। वो किसी भी देश की ज़मीन को कब्जा कर सकता है अपनी ताकत के बल पे और उसको अपने में मिला सकता है। तो जब सिक्किम पे कब्जा किया था नेपाली सेना ने, उस समय नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, मोनार्की शासन प्रणाली व्यवस्था थी, ठीक है। और इस व्यवस्था ने सिक्किम पे नेपाल को कब्जा करवा दिया, ठीक है। नेपाल ने सिक्किम पे कब्जा कर लिया और 40 साल तक ये कब्जा लगभग रहा। 1,80,000 या 2 लाख के लगभग आदमी नेपाल से सिक्किम में उस समय चले गए। तो नेपाल ने अपनी ताकत के बल पे सिक्किम को जीत लिया और 40 साल लगभग वहाँ राज किया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत के बल पे नेपालियों को सिक्किम से हटा दिया, ठीक। तो मोनार्की शासन
प्रणाली जो है नेपाल में 1950 तक चली। 1950 में भारत नेपाल संधि हो गई और भारत ने नेपाल को सार्वभौम देश का एक दर्जा दे दिया, ठीक है। इससे नेपाल को क्या फ़ायदा हुआ कि नेपाल पे कोई फिर बड़ा देश कब्जा नहीं कर सकता है, ठीक है। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 किलोमीटर हो गया। ना अब इससे ज़्यादा हो सकता है, अब ना इससे कम हो सकता है। यानी नेपाल की सीमाएं क्षेत्रफल 1,47,181 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर फिक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद न तो नेपाल किसी पे कब्जा कर सकता है और न ही कोई नेपाल पे कब्जा कर सकता है, क्योंकि तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ भी बन चुका था। यदि कोई जबरन नेपाल पे कब्जा करता है तो उसका फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ कर लेगा, ठीक है। तो इससे फ़ायदा तो ये हुआ और नुकसान ये हुआ कि नेपाल किसी दूसरे की ज़मीन पे कब्जा नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ठीक। और 2015 में तो पूरा नेपाल कंप्लीट 100% लोकतांत्रिक देश हो गया है। अब यदि नेपाल को सिक्किम वापस चाहिए तो नेपाल को फिर वही मोनार्की शासन प्रणाली में जाना पड़ेगा। यानी नेपाल से लोकतांत्रिक व्यवस्था को ख़त्म करना पड़ेगा, नेपाल में राजा की स्थापना करनी पड़ेगी और अपनी ताकत के बल पे फिर सिक्किम को जीतना होगा, तब ही नेपाल को सिक्किम मिल पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए नेपाल को भारत को पहले युद्ध में हराना पड़ेगा और भारत को यदि हरा दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ फैसला करेगा कि भाई सिक्किम किसका है, ठीक है। यानी पूरी दुनिया से लड़ने के लिए नेपाल को तैयार रहना पड़ेगा यदि सिक्किम वापस चाहिए तो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सिक्किम जब नेपाल की ज़मीन थी उस समय नेपाल में मोनार्की शासन प्रणाली लागू थी, जो कि किसी एक व्यक्ति विशेष की होती है, ठीक है, लोकतांत्रिक नहीं होती है। तो अब ये संभव नहीं है, ठीक है, कि सिक्किम नेपाल का हिस्सा बन पाए। अब थोड़ा सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम तो काफ़ी पुराना है, ठीक है, सिक्किम का इतिहास भी काफ़ी लगभग पुराना है। सिक्किम को बसाया है लेप्चा और लिम्बू लोगों ने, ठीक है। ये लोग तिब्बत से आए थे। लिम्बू भाषा में सिक्किम का मतलब होता है चावल की घाटी, यानी कि जो घाटी चावल पैदा करती है उसको सिक्किम बोला जाता है। सिक्किम जो शब्द है वो लिम्बू भाषा का है, एक तिब्बत से आई हुई एक जाति का ये शब्द है। सिक्किम की स्थापना तिब्बतियों द्वारा हुई है, ठीक है, नेपाल के द्वारा नहीं हुई। और 12वीं शताब्दी में चाओ लिंग सू ने, जो कि बर्मा का रहने वाला था, ठीक है, उसने असम पे हमला किया और असम और सिक्किम को कब्जा कर लिया। फिर 1642 तक उसी परिवार का शासन रहा आसाम में, ठीक है, और उसी के प्रभाव में सिक्किम रहा, माने उसी का एक प्रकार का उपनिवेश बन के रहा, ठीक है। उपनिवेश तो नहीं बोल सकते, माने कि उसी का शासन चला, उसी वंश का शासन चला। फिर 1642 के बाद नामग्याल वंश आया एक, ठीक है, और फिर लगातार यही चला 1975 तक लगभग यही चला है। इसी में थोड़ा फेरबदल हुआ है, इससे 10-15 साल पहले, 1975 से 10-15 साल पहले ये वंश लगभग ख़त्म हो गया। तो इसी वंश की एक राजा की हत्या करके गोरखा राजा जो थे, हिंदुओं के राजा थे, पृथ्वीनारायण शाह ने इसी वंश को हरा के सिक्किम में नेपाली राज की स्थापना की, लगभग ये 1780 के बाद, ठीक है। फिर ये सेना, इसने तिब्बत को भी कब्जा किया था पृथ्वीनारायण शाह ने। तो फिर तिब्बत की रक्षा के लिए चीन ने अपनी सेना भेजी, तो उसमें उसने सिक्किम को भी बचाया, सिक्किम में भी नेपाली शासन को कमज़ोर किया और तिब्बत से भी नेपाली सेना को हटा दिया गया, ठीक है, कुछ टैक्स, सालाना टैक्स पे तिब्बत जो नेपाल को देता था। और सिक्किम का जो नामग्याल वंश था वो अंग्रेज़ों से जा मिला, ठीक है, गोरखाओं के खिलाफ, और अंग्रेज़ों से मिलके उसने गोरखाओं को हरा दिया, ठीक है। उसके बाद सुगोली संधि हुई और फिर इसी वंश को
दोबारा सिक्किम की सत्ता दे दी गई। माने इसी वंश की, पहले भी सिक्किम की सत्ता इसी वंश की थी और बीच में फिर 40 साल गोरखा आ गए, ठीक है। 40 साल लगभग गोरखा रहे, उसके बाद फिर इसी वंश के हाथ में सत्ता वापस आ गई। बाद में इसको किम वंश बोला गया, ठीक है। वंश ये राम गयाल वंशी था। 17वीं शताब्दी में भूटान ने भी इस पे लगभग 17-18 साल इस पे राज किया। तो भूटान भी इसको अपना भूभाग मानता है। आप लोग भाषा के आधार पे बोलते होंगे कि वहाँ नेपाली चलती है, तो नेपाल का हिस्सा होगा। वहाँ पे गुरुङ, लेप्चा, लिम्बू, तमांग, मगर, किराती, हिंदी, ये सब भाषाएं चलती हैं वहाँ पे, ठीक है। एकमात्र नेपाली भाषा ही नहीं ना चलती है, जो कि तिब्बत की भाषाएं हैं, ठीक है। 100% नेपाली चलती तो मानते भी कि भाई सिक्किम नेपाल का भूभाग है। तिब्बतियों ने ही सिक्किम को बसाया है, ठीक है। अब अगले भाग में बात करते हैं। जय हिंद, जय नेपाल।